एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे जो हिंदू हम एनालिसिस करते हैं डेली उसके बारे में। आज का दिन है 14 अगस्त 2022। सो आज का शुरुआत करेंगे हम वाइस प्रेसिडेंट से। ओके। सो एक रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहता हूँ, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ आया है, फर्स्ट हम हिंदू का न्यूज़ स्टार्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के साथ। जो हमारे हमारे जगदीप धनखड़ साहब है, उनको न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया है, ठीक है। सो जगदीप धनखड़ साहब वो वेस्ट बंगाल का एक्स गवर्नर रह चुके हैं, उनको ही न्यू वाइस प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट कर दिया गया है। अभी हम वाइस प्रेसिडेंट की चैप्टर को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या है वाइस प्रेसिडेंट, कैसे इलेक्शन होता है, कैसे कुछ होता है। आपका एक पॉलिटी का एक चैप्टर खत्म हो सकता है, ठीक है। अब जो भी मैं बताता हुआ जा रहा हूँ, प्लीज आप मेरे साथ साथ नोट्स करते हुए चले जाना। और अगर नहीं कर सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा आपको स्लो लग रहा हूँ या स्पीड लग रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपना प्लेबैक स्पीड को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज आप नोट्स बनाते हुए चले जाना। वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। हमारे इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके ऑफिस को सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री माना जाता है। और ए रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद जो हाईएस्ट रैंक होता है वो वाइस प्रेसिडेंट का ही होता है। अभी देखते हैं उनका इलेक्शन का प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और उनके इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, वो किसको लेके कंसिस्ट होता है, वो किसको लेके सम अप होता है, वो देखेंगे। और उसका डिफरेंस क्या है प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज से, कैसे डिफरेंट है वो देखेंगे, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ प्रेसिडेंट सॉरी बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है। इसमें कोई सॉरी इसमें कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर या नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। ओनली नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते थे वो एकदम से डिफरेंट था। कैसे ना, प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आते थे, ठीक है। प्रेसिडेंट में सिर्फ सॉरी प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आया करते थे, ठीक है। पर यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, बट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होते, ठीक है। मैनर ऑफ द इलेक्शन वो सेम है प्रेसिडेंट की तरह। सॉरी, मैनर ऑफ इलेक्शन मतलब क्या? वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके। सो जैसे ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं प्रेसिडेंट। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब उनके जो कंस्टिट्यूएंसीज वगैरह है, जो वोट वोट का उनका वैल्यूज वगैरह, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उनका जो पॉपुलेशन के आधारित पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल में कितना होगा, उसी से तय होता है। उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। हालांकि ये आप प्रेसिडेंट के चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और क्या है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो प्रेसिडेंट के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और ट्रांसफरेबल वोट है, मैं एक बेसिकली मोटा मोटा एक आइडिया दे देता हूँ कि वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में होता है। कुछ वैल्यू निर्धारित किया जाता है वोट का, ठीक है। सपोज आप उड़ीसा या वेस्ट बंगाल के कुछ
स्टेट की बात करेंगे, अगर वो वहाँ वोट का वहाँ पे पॉपुलेशन होगा 4 करोड़ सपोज, सो 4 करोड़ के अनुसार उसमें वैल्यू होगा 100। अगर ऐसे ही कहीं पे 10 करोड़ होगा तो वहां पे वैल्यू होगा, सॉरी 8 करोड़ होगा तो वहां पे वैल्यू होगा 200। सो इस तरह से जो वैल्यू क्रिएट होता है वोट्स का, उसी को बोला जाता है क्या, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। सो एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब जब सपोज आपका ABCD ये चारों इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर डी को कुछ मतलब डी आउट होने वाला है तो डी अपना एक वोट सी को ट्रांसफर कर सकता है। सिमिलरली जब सी आउट होने वाला होता है जो इलेक्शन से, तो सी अपना एक वैल्यू बी को ट्रांसफर कर सकता है। सो ये, हालांकि ये पूरा का पूरा आइडिया नहीं है, या इसका जस्टिफिकेशन और भी बहुत अच्छे तरीके से दिया जा सकता है, मैं आपको बस एक मोटा मोटा आइडिया दे दे चुका हूँ, ठीक है। सो इस तरह से हम जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, जैसे ही होता है प्रेसिडेंट में, उसी तरह से हम वाइस प्रेसिडेंट को भी सेम मैनर से इलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर कोई डाउट एंड डिस्प्यूट्स अगर उनके इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, कुछ इलेक्शंस को लेकर मतलब क्रिएट हुआ है, तो वो सब कौन डिसाइड करेगा? वो सब डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट, ओके। इलेक्शन कैन नॉट, बट जो भी डाउट हुआ है, वो इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द इलेक्ट्र ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। आप ये नहीं बोल सकते थे कि, बोल सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज ही इनकम्प्लीट है। सो ये ग्राउंड पे कोई भी कंप्लेन नहीं होगा, ठीक है। जो भी ग्राउंड होगा वो सुप्रीम कोर्ट ही डिस्प्यूट को क्लियर करेगा, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, उसी को अब डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वालिफिकेशन होने से एक सिटीजन, एक भारत का व्यक्ति एक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। सो पहला तो जो भी आपको पोस्ट चाहिए, उसके लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट में, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, कोई भी आप बिना सिटीजन ऑफ इंडिया होके आप नहीं जा सकते, ठीक है। सो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद जो आपका एज मोर देन 35 ईयर्स और एबव होना चाहिए। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू राज्यसभा होना चाहिए। वो राज्यसभा का जो भी इलेक्शन क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना चाहिए। जो भी एज ग्रुप है, जो भी राज्यसभा का इलेक्शन क्राइटेरिया है, उसको वो फुलफिल करना चाहिए। उसमें कोई भी नेग्लेक्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। सब वो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी इलेक्टेड एज ए राज्यसभा मेंबर, ओके। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन एनी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग और स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, या कोई भी म्यूनिसिपल, सॉरी एनी लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपैलिटी या कुछ ऐसे ग्राम पंचायत वगैरह में कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई भी ऑफिस, मतलब जैसे आपका हो गया सरपंच, हो गया लोकल अथॉरिटी में सरपंच, हो गया मेयर, हो गया चेयरमैन, हो गया, ठीक है। ऐसे कोई भी एमएलए हो गए, एमपी हो गए, कुछ भी ऑफिस वो होल्ड नहीं करना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। बस यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो राज्यसभा मेंबर, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड टू बी ए राज्यसभा मेंबर, नॉट ही शुड बी ए राज्यसभा मेंबर, ओके। इस क्वालिफिकेशन में कंफ्यूज ना हो जाइए, ठीक है। बस वो उनको क्वालिफिकेशन चाहिए टू बी ए राज्यसभा मेंबर। Nomination of the candidate should be subscribed by 20 proposers and 20 seconders. Okay, so what is that proposers and seconders? Basically, the proposers and seconders क्या होता है? जब एक नॉमिनेशन फाइल होता है, जब एक आप बोल सकते हैं एक पर्सन का नाम, एक व्यक्ति का नाम उठाया जाता है कि ये इसको ही वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, तो वो नॉमिनेशन को पहले 20 जन
पहले जो साइन करा करते हैं उनको प्रपोजर्स बोलते हैं। उनको वो उनमें से जो प्रपोजर्स होते हैं उनमें से 20 एटलीस्ट 20 जन साइन करना चाहिए। और उसके बाद जो 20 जन या 30 जन या 40 जन मिनिमम जो 20 जन साइन किए होंगे उसको भी बाद में 20 जन को साइन करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उनको सेकेंडर्स बोला जाता है। सो 20 20 40 जनों से वो एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, उनको प्रपोजर्स सेकेंडर्स बोला जाता है। सो अगर 20 अगर प्रपोजर्स बनेंगे तो अगर 20 ही बने तो सेकेंडर्स उतना नहीं बन पाएंगे। बट अगर 40 आपको प्रपोजर्स मिल गया तो आपको 20 सेकेंडर्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से every candidate has to make a security deposit of 15K। जो भी जिनका भी नाम जाएगा नॉमिनेशन फाइल में, जो भी प्रपोजल सेकेंडर्स से मतलब इलेक्ट होने वाले हैं, उनको 15,000 फर्स्ट एक सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना है, ठीक है। ओथ अफर्मेशन क्या है, फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट ओथ एंड अफर्मेशन के अंदर जो डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली ओथ एंड अफर्मेशन मीन्स ओथ एक पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव इन द सेंस कि आप ईश्वर और जो भी आपका गॉड होते हैं उनको मानते हैं, ठीक है। आप उनको बिलीव करते हैं, उनके नाम नाम पे आप एक प्रॉमिसरी स्टेटमेंट लेंगे, ठीक है, उसको ओथ बोला जाता है। अफर्मेशन मतलब उनको नहीं मानते, आप अथीस्ट हैं, ठीक है। सो उसको अफर्मेशन बोला जाता है। ओथ एंड अफर्मेशन मतलब आप गॉड को मानते हैं, इसमें गॉड को नहीं मानते हैं, ओके। सो इसमें प्रेसिडेंट के हाथों ही ओथ एंड अफर्मेशन लिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का। सो वो क्या ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं, टू बियर फेथ एंड अलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, एंड फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। वो शपथ लेंगे, मैं ईश्वर के नाम पे शपथ लेता हूँ, इसको ओथ माना जाता है। अफर्मेशन, सॉरी, मेरे को उसका प्रॉपर सेंटेंस याद नहीं आ रहा है। सो इस तरह से आपका अगर गॉड में भी विश्वास नहीं है, अगर आपका आप अथेइस्ट हो तो आपके लिए अफर्मेशन होता है, ठीक है। टर्म्स ऑफ ऑफिस कितना होता है इनका, 5 years होता है। कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट। आप प्लीज इसको नोट करते जाइए, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ प्लीज आप इसको सबको नोट्स करते जाइए। वाइस प्रेसिडेंट अगर अगर आप नोट्स ऑलरेडी कर चुके हैं तो प्लीज रिवाइज करते हुए जाइए। टर्म्स ऑफ ऑफिस 5 years, resign to the president can be removed by the resolution passed by majority of all the then members of the Rajya Sabha and agreed by the Lok Sabha। तो इसको समझते हैं क्या लिखा गया है, ठीक है। सो इनको जो निकालने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, किनको, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसीजर्स हमारे दिया गया है, ठीक है। सो इनको रिमूव करने के लिए जो राज्यसभा में मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मतलब उसी टाइम पे राज्यसभा में जितना मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, ओके, ऑल द प्रेजेंट मेंबर्स एंड वोटिंग को ऑल द देन मेंबर्स बोला जाता है, ठीक है। सो ऑल द मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड एग्रीड बाय लोकसभा। सो इसी को बोला जा सकता है कि राज्यसभा में आपको आपका रिजोल्यूशन को इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए और लोकसभा में आपके रिजोल्यूशन को सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ओके। आप इस मेजोरिटी वाला आपका ये जो पार्ट है आपका लक्ष्मीकांत में आपको डिटेल में मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है कि मेजोरिटी क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, सो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी भाषा में, आसान लैंग्वेज में दिया गया है, उसको आप आराम से समझ सकते हैं कि सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ऑल द मेजोरिटी फॉर्म्स क्या क्या है उसको दिया गया है। मैं अगर उसको बताने चलूंगा तो वीडियो 2 घंटा का हो जाएगा। सो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा एंड सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा से वो रिजोल्यूशन पास हो सकता है, ठीक है। रिजोल्यूशन और एक क्राइटेरिया क्या है, वो राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा,
ओके, वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। वहां पे एक मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स के साथ वो पास होगा लोकसभा में। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ वो पास होगा, तब वो रिजोल्यूशन पास होके वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के काम में आएगा। ठीक है। सो रिजोल्यूशन पास करने की और एक कंडीशन क्या है कि 14 डेज एडवांस नोटिस देना चाहिए प्रेसिडेंट को कि आप कौन से भूल किए हो, कौन से गलत काम किए हो, इसलिए ये रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है। सो इसके अलावा आप 14 डेज एडवांस नोटिस के अलावा आप नहीं मूव कर सकते। जो भी आप जितने भी इफेक्टिव मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी आप किए हो वो नहीं कर सकते। ठीक है। सो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज नॉट मेंशन्ड। नो प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रिमूव होने का प्रोसीजर्स नहीं है। बट ये हो सकता है आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ राज्यसभा होगा। ओके, आरओपी सीओपी ऑफ राज्यसभा, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कोड ऑफ बिजनेस ऑफ राज्यसभा हो सकता है। इससे इसमें दिया गया हो कि किस तरह से एक वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का काम नहीं दिया गया है। ओके, वैकेंसी ऑफ ऑफिस कब होगा? वैकेंसी ऑफ ऑफिस होगा जब उनका टर्म खत्म हो जाएगा 5 इयर्स के बाद। ओके, उनका टर्म होता है 5 इयर्स का। ओके, बट आफ्टर अगर वो रेजिग्नेशन दे देंगे तब उनके ऑफिस वैकेंट होगा। अगर रिमूवल हो जाएंगे, जो हम अभी प्रोसीजर्स मेंशन किए थे उसी तरह से अगर रिमूव हो जाएंगे, अगर उनका डेथ हो गया, भगवान ना करे ऐसे किसी के भी साथ हो, बट अगर उनका डेथ हो गया तो वो ऑफिस वैकेंट हो सकता है। and when he becomes disqualified to hold office and when his election is declared void. Okay, सो जब उनको डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा अपना ऑफिस होल्ड करने के लिए, और जब उनका अ, जो इलेक्शन प्रोसेस है वो वॉइड हो सकता है। सो कौन डिसाइड करेगा इलेक्शन प्रोसेस वॉइड है कि नॉल है, कि नॉल एंड वॉइड है, कि लीगलाइज्ड है, कि अच्छी तरीके से हुआ था इलेक्शन प्रोसेस? कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। What are the powers and functions of the Vice President of India? So, Vice President of India is the ex-officio chairman of the Rajya Sabha. Okay, power functions are similar to the Lok Sabha Speaker. जब चेयरमैन होते हैं, जो चेयरमैन का जो पावर होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का पावर होता है, वो सिमिलर होता है लोकसभा स्पीकर का जैसे होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट बेसिकली आप बोल सकते हैं क्या, मतलब ये एक तरह से अमेरिकन कंसेप्ट से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका में जैसे वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन होते हैं सीनेट का, अमेरिका में जो अपर हाउस लोअर हाउस होता है। ओके, अपर हाउस को सीनेट बोला जाता है और लोअर हाउस को कांग्रेस बोला जाता है। सो अपर हाउस को वाइस प्रेसिडेंट, सीनेट को वाइस प्रेसिडेंट ही चेयर करते हैं। तो उसी को एक अडेप्टेशन है हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट, उसी इसे अडॉप्ट करके हम हमारे वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन बनाया है राज्यसभा का। ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन ए वैकेंसी occurs। वाइस प्रेसिडेंट भी एक प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकते हैं। कब ना, ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। 6 मंथ्स मैक्सिमम के लिए वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? ड्यूरिंग ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ही डजंट परफॉर्म द चेयरमैन ऑफ द ऑफिस। ओके, जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तब वो राज्यसभा का चेयरपर्सन नहीं बनते हैं। उसको कौन होल्ड करते हैं? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसको प्रिसाइड करते हैं, जो जब वो वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। सो प्रेसिडेंट कब बनते हैं? बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट जब एक वैकेंसी अकर्स होता है। वैकेंसी कब होता है प्रेसिडेंट का? जब वो डेथ हो जाएगा, जब उनका इम्पीचमेंट, उनका कुछ ऐसे वो कहीं गए होंगे। ठीक है। So during this period he also get the salary of president। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के काम करते हैं, जब प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, तब उनको प्रेसिडेंट की सैलरी भी मिलता है। बट वो सिर्फ 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए वो पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। सो
नेक्स्ट हम चलने से नेक्स्ट न्यूज को चलने से पहले क्विक रिवीजन कर देते हैं वाइस प्रेसिडेंट का। हम पढ़े थे इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और किस प्रोसीजर से होता है। ओके, सो इलेक्शन मतलब जिस तरह से होता है डज नॉट, कैसे इलेक्टोरल कॉलेज होता है उनका, कैसे इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज से डिफरेंट है, उनका मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे सेम होता है प्रेसिडेंट से। ओके, उनका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर होना चाहिए, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा क्विक रिवीजन है। ओथ एंड अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट दिया जाता है, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन के जो आप बोल सकते हैं डिफरेंस क्या है, ये भगवान को मानते हैं, ये भगवान को नहीं मानते हैं। टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या क्या है, 5 ईयर्स होता है, रिजाइन प्रेसिडेंट को ही देते हैं, रेजिग्नेशन आप रिमूव कर सकते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी होना चाहिए राज्यसभा में, एंड लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए। आप लोकसभा में ये रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, सिर्फ आप पास करेंगे रेजोल्यूशन राज्यसभा में, बट इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 14 डेज का एडवांस नोटिस होना चाहिए, एंड नो प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कुछ भी प्रोविजंस नहीं दिया गया है फॉर हिज रिमूवल, फॉर वाइस प्रेसिडेंट्स रिमूवल। वैकेंसी कब होता है, रिमूवल जब होता है, डेथ हो जाता है तब वैकेंसी हो जाता है, आफ्टर 5 ईयर्स जब हो जाता है तब वैकेंसी हो जाता है। सो ये था बेसिकली एक क्विक रिवीजन। आप प्लीज इसको नोट्स करने के बाद एक क्विक रिवीजन एक माइंड मैप की तरह बना लीजिए, आपका बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज आता है, एम्बेसी इंटैक्ट, इंडिया अप्स काबुल वर्क। जो एम्बेसी है वो क्या बोलता है, इंडिया का जो कौन सी चीज है वो ऊपर गया है काबुल में, काबुल के वर्क में, ठीक है। The newly reopened Indian embassy in Kabul is expected to increase its operation in Afghanistan. जो न्यूली क्रिएटेड एम्बेसी है अफगानिस्तान काबुल में, वो अफगानिस्तान में कुछ ऑपरेशन इंक्रीज करने वाला है, ठीक है। फोकसिंग ऑन बिजनेस, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड मेडिकल एड, वो सब इसी कैटेगरी में, जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मेडिकल एड है, बिजनेस है, उसमें वो बढ़ावा दे रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है इस फील्ड में। सो ये बेसिकली एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको इतना डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो भी था मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, ठीक है। देन चाइना's मिलिट्री एक्सरसाइज स्टिमुलेटिंग अटैक ताइवान। ये China on Saturday continued its military exercises in 6 regions surrounding Taiwan for third day. China says it was testing its land strike and sea assault capabilities. मोर हम जब नेक्स्ट न्यूज आएगा, जब ये इशू एकदम से सॉर्ट होगा या एकदम से कुछ फाइनल न्यूज में पहुंचेगा, तभी देखेंगे हम इस चाइना ताइवान एंड जो यूएसए का दिल्ली चलता है, तब देखेंगे। डेली आपका टाइम इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, चाइना ताइवान के केस में। बट जब आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप का पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो मत पढ़िए इसको, बस एक बार इसको शॉर्ट हो जाने दो, ठीक है। डेली पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो नेक्स्ट न्यूज क्या है, सत्येंद्र नाथ वाइफ ग्रांटेड इंटरिम बेल ऑन मनी लॉन्ड्रिंग केस। आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या न्यूज लेके आए हैं सर, ठीक है। सो ये न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि वाइफ किसका, वाइफ बिल मिला किसका वाइफ को, ठीक है। बस हमें जानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारा टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग, ये हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 3 का, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 का। सो व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? सो हाइडिंग illegal source of their income is known as, not hiding, it's hiding illegal source of their income is known as money laundering. When large amount of illegally obtained money from drug drug trafficking, terrorist activity or from other type of sources happens, जब एक बहुत ही बड़े टाइप के इनकम जो आपका ड्रग ट्रैफिकिंग, टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, अगर वो उसका सोर्स आप छिपा रहे हो तो वो एक टाइप का मनी लॉन्ड्रिंग ही है, ओके। सो बेसिकली लॉन्ड्रिंग मतलब क्या, एक आप
कुछ मैला मैल जिन्सों को एक डार्टी चीजों को आप साफ कर रहे हो, एक साफ दर्शा रहे हो, ठीक उसी तरह से आप एक मैल लगा हुआ एक आपका इनकम को आप साफ तरीके से लोगों को दिखा रहे हो, कुछ उसका सोर्स हाइड करके, उसको ही मनी लॉन्ड्रिंग आसान भाषा में बोला जाता है। प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द डार्टी मनी इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। सो कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स लिया गया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग, टू प्रोटेक्ट द मन to protect the common citizens money from money laundering. Okay, so the first act was the foreign exchange manipulators smugglers and foreign exchange manipulators, or the four features of the property act of 1976। ये बहुत ही पुराना एक्ट है 1976 का। इसमें क्या किया गया था ना, पेनल्टी ऑफ लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ स्मगलर्स। जो भी आपका वो अगर मैं अभी इसी एक्ट के तहत में दोषी प्रूव हो जाऊंगा तो मेरा जो भी लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो चला जाएगा, ठीक है, वो एक पेनल्टी की तरह चला जाएगा। देन द सेकेंड एक्ट वाज द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985। इसमें भी वही पेनल्टी ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन ड्रग ट्रैफिकिंग। जो भी मैं ड्रग ट्रैफिकिंग में जो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, जो भी मेरा सपोज मेरा प्रॉपर्टी है 1 करोड़ का और मैं 25 लाख का प्रॉपर्टी मैं ड्रग ट्रैफिकिंग में यूज कर रहा हूँ, तो वो 25 लाख का जो प्रॉपर्टी है वो चला जाएगा एज अ पेनल्टी। ओके, देन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऑफ 2002 PMLA एक्ट ऑफ 2002। इट इज applicable to the all the financial institution, even RBI also। ये RBI ऊपर की भी ऊपर में भी applicable होता है PMLA। ओके, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको 2012 में अमेंड किया गया था और कुछ ऐसे कुछ फीचर्स लाया गया था, वो आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं, उसको ज्यादा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं अभी बस आपको बता देता हूँ कि कौन से प्रोविजंस इंडियन गवर्नमेंट लेके आया था। Then a Financial Intelligence Unit of India. Okay, it is an independent body reporting directly to the Economic Intelligence Council (EIC), headed by the Finance Minister. Okay, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया है वो एक टाइप का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जो हेड करते हैं हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री जिसको हेड करता है। देन हमारा आता है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। आप अभी बहुत सारे न्यूज देखे होंगे, इसको लेके जा रहा है, उसको लेके जा रहा है, कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लोग भी जा रहे हैं ईडी में। तो ईडी बेसिकली रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग केस। ओके, ईडी एक तरह का enforcement एजेंसी है एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी responsible for enforcing economic laws and fighting economic crime in India। जो भी इंडिया में इकोनॉमिक क्राइम एंड इकोनॉमिक लॉज होता है उसको, सॉरी, इकोनॉमिक क्राइम होता है उसको फाइट करने के लिए, और जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं उसको इन्फोर्स करने के लिए जो एजेंसी इंडिया में काम करता है उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और ईडी बोला जाता है। It had to investigate offense under the provisions of PMLA of 2002। जो भी ऑफेंस आपका आएगा, जो भी कंप्लेन आपका आएगा, किसी के भी नाम में वो कंप्लेन आएगा, वो अंडर द पीएमएलए एक्ट ऑफ 2002 ही, अंडर द प्रोविजंस, इसकी ही प्रोविजंस में काम करेगा, ठीक है। इट कैन टेक एक्शन लाइक कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ their properties to prosecute the person involved in such offense। ये क्या क्या कर सकता है, वो जो ऑफेंस आएगा उसको तो पीएमएलए के प्रोविजंस के हिसाब से लेगा, और जो क्या कर सकता है, इसका पावर क्या है, वो जो ऑफेंसर है, जो वो ऑफेंस क्रिएट किया था उसके प्रॉपर्टी छीन सकता है, उसको प्रोसिक्यूट भी कर सकता है, ठीक है। इंडिया इज a full-fledged member of Frequent Action Task Force and follows the guideline of the same। इंडिया
FATF के भी एक फुल फ्लेज्ड मेंबर बन चुका है। इसी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से रिलेटेड है FATF, वो क्या है हम आगे देखेंगे। ठीक है, एंड फॉलोज, एंड इसका जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जिसके चलते कुछ लिस्ट FATF कंट्रीज को देता है, सो उसके गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, और बहुत ही अच्छा रिव्यू है इंडिया का FATF के कंटेक्स्ट में। ओके, सो ग्लोबल इफोर्ट्स क्या क्या लिया गया है, ये तो गया हमारे इंडिया के इफोर्ट्स टुवर्ड्स द मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। ग्लोबल इफोर्ट्स क्या क्या लिया गया है, वो है वियना कन्वेंशन। Vienna Convention creates an obligation for creates an obligation for states to criminalize the laundering of money from drug trafficking। जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग से मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था, उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए ही वियना कन्वेंशन आया था। ठीक है, तो स्टेट्स क्या करना है, जो स्टेट्स है उनको क्रिमिनलाइज करना है, जो भी ऑफेंडर होते हैं उनको। ठीक है, सो देन उसके बाद आया था 1990 काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन। इसमें कॉमन क्रिमिनल पॉलिसी इन मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, कॉमन क्रिमिनल पॉलिसी आया था 1990 काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन में। देन G10 बेसल नॉर्म्स आया था। बेसल नॉर्म्स क्या है, वो आपका इकोनॉमी का चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स क्या होता है। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कॉस्मोस IOSCOs, इसका भी काम वही है, उनको मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट करना था। ठीक है, देन FATF आता है, जो कि G7 कंट्रीज का एक टाइप का एक पार्ट है। जो G7 कंट्रीज का एक FATF है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस में जो भी कंट्रीज होते हैं, उसका ग्रुपिंग में जो होते हैं, उसको एक टाइप की कैटेगरी करते हैं। बेसिकली ये दो कैटेगरी का लिस्ट वो आउट करता है, एक है ग्रे लिस्ट, एक है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट जो कंट्री होते हैं, हालांकि उनके ऊपर FATF कुछ एक्शन नहीं लेता, बट इंटरनेशनली ग्लोबली आप देखें तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से ब्लैक लिस्ट किया जाता है। तो एक आप बोल सकते हो उस टाइप के देशों में बहुत सारे टेरर फाइनेंसिंग होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं। सो उसी देश को कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए कोई भी राजी नहीं होता। ठीक है, सो इस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है जब FATF आपको कुछ गलत लिस्ट में शामिल कर लेता है विथ रिगार्डिंग टू द मनी लॉन्ड्रिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द टेरर फाइनेंसिंग। ओके, देन नेक्स्ट कमिंग इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, इसका जो है 189 कंट्रीज है टू कंप्लाई विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड टू कम्बैट टेरर फाइनेंसिंग। ओके, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है उनके साथ कम्बैट करने के लिए ये कंस्टिट्यूट किया गया था, एंड टू कम्बैट टेरर फाइनेंसिंग को कम्बैट करने के लिए इसको कंस्टिट्यूट किया गया था, और उसमें 189 कंट्रीज है। ओके, जो भी मैं बता रहा हूँ प्लीज आप नोट्स करते हुए चले जाना। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज इज दैट Sri Lanka's job hunt in West Asia hurts the prospects of NRI। ओके, जो श्रीलंका में जो हमारा क्राइसिस चल रहा है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जो यहाँ पे वहाँ पे सब डिस्टेबलाइजेशन चल रहा है उनका, सोसाइटीज में पॉलिटिकल हो गया, उनका इकोनॉमिक्स डिस्टेबलाइजेशन चल रहा है, उनका सोसाइटी ही काम नहीं कर रहा है, उनके फाइनेंशियल डिग्रेडेशन चल रहा है। सो उसी पॉइंट को आधार करके, उसी पॉइंट को सेंटर करके जो उस श्रीलंका में जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, सो वो माइग्रेशन कैसे इंडिया के लिए, एक इंडिया के NRIs जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कैसे एक ट्रबल ला देगा, वो इसी आर्टिकल में दिखाया गया है। सो क्या बता रहा है ये, द desperate migration of Sri Lankan youth to West Asian cities in search of jobs have created failures in the overseas job markets. Not failures is flutters। जो माइग्रेशन चल रहा है इंडिया सॉरी श्रीलंका से हमारा जो वेस्ट एशियन सिटीज में जॉब को लेकर, वो एक टाइप के बहुत ही दुरावस्था आप बोल सकते हैं क्रिएट कर चुका है ओवरसीज जॉब मार्केट में। एक टाइप के फ्लटर्स क्रिएट कर चुका है ओवरसीज जॉब मार्केट में। इट में affect employment process in the Indians also, especially
Keralites who account major share of Indians who work in the Gulf Cooperation Council. जो Gulf Cooperation Council ये क्या होता है हम देखेंगे आगे, बट ये जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, जीसीसी है, यहाँ पे जो मेजर शेयर होल्डर केरलाइट्स है, ओके, उनके जॉब को लेकर यहाँ पे एक डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट कर सकता है हमारे जो श्रीलंका के माइग्रेंट्स, ओके। सो केरलाइट्स कैसे इन्फ्लुएंस होंगे वो आगे देखेंगे। अभी देखेंगे कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल होता क्या है, जीसीसी होता क्या है। जीसीसी को फॉर्म किया गया था 1981 में बाय द अग्रीमेंट अमंग द सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 इन जीसीसी का मेंबर्स हैं, ठीक है। सो इस अरेंजमेंट से इनको बनाया गया था सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर एंड यूएई। प्लीज राइट इट डाउन, व्हाट इज जीसीसी? इट्स गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। किस ईयर में बनाया गया था और कौन से कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था? इट वाज कंक्लूडेड इन रियाद ऑफ सऊदी अरेबिया। ओके, सो the NRIs of Gulf Council, Gulf Countries Corporation Council, okay, Gulf GCC countries said that the distressed migration from Sri Lanka had the potential to replace a section of workforce from other countries including Asia. सो ये बता रहे हैं, जो जीसीसी कंट्रीज बता रहे हैं कि जो श्रीलंका के जो माइग्रेशन हो रहे हैं वो उसका इतना पावर है कि वो एक सेक्शन ऑफ वर्क प्लेस को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, फ्रॉम अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया को इंक्लूड करके, एशिया को इंक्लूड करके जो भी एक पूरा सेक्शन ऑफ वर्क प्लेस को वो रिप्लेस कर देगा। क्यों रिप्लेस कर देगा? क्योंकि श्रीलंका से जो जा रहे हैं वो अपना एक टाइप का हंगर लेके जा रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, बट उसी टाइम में अगर वो जाके कुछ काम मांगेंगे और वो काम पाएंगे, जब उनके पास काम नहीं है वो उनको यूज कर सकता है, बड़े बड़े कंपनीज उनको यूज कर सकता है कुछ चंद पैसे देकर। जहाँ पे इंडियंस लोग बहुत सारे पैसे लेते थे, बहुत सारे क्रेडिट्स लेते हैं, वो लोग बिल्कुल मामूली एकदम चीपली वो काम कर देंगे, ठीक है। उनके पास कुछ नहीं है, वो एकदम चीपली कर देंगे। सो श्रीलंकन्स कुड बी द चीप एंड अल्टरनेट वे टू द कंपनीज as well, okay, they could place 2 or 3 Sri Lankans in place of 1 Indian। जो एक इंडिया जो जो लेता था, सपोज एक इंडियन लेता था 60,000 रुपीज, वो 20 करके 3 श्रीलंकन इनपुट कर सकते हैं। सो वो एक इंडिया का जॉब उसी से चला जाएगा। सो इस तरह से ये आर्टिकल बात करता है कि कैसे खतरे में। दैट्स हाउ द माइग्रेशन ऑफ श्रीलंकन्स कैन कॉज ए सीरियस थ्रेट्स फॉर एनआरआईज। ओके, सो ये आर्टिकल खत्म हो गया। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। इंडियाज वर्चुअल हर्बारियम बिगेस्ट डाटाबेस ऑफ कंट्री फ्लोरा। फ्लोरा इज a ग्लोबल, ओके। सो ये क्या कहना चाह रहा है? बेसिकली ये बताना चाह रहा है हर्बेरियम क्या है। Herbarium means herbarium. Okay, it is a collection of dried plant specimens stored and arranged by family, genus, and for study. Okay, वो एक फैमिली के लिए और एक जीन के लिए और स्टडी के लिए, जिसको जो हमारा जो प्लांट्स के कुछ स्पेसिमेन होते हैं उनको स्टोर ड्राई किया गया है, ड्राई करके रखा गया है, कलेक्शन किया गया है, उसको ही हर्बारियम बोला जाता है। कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। अगर कुछ प्लांट्स को हम काट के, मतलब आप बोल सकते हैं एक तरफ से एक सुपारी आप बोल सकते हो, वो एक हर्बेरियम है। एक टाइप के प्लांट्स को काट के हम ड्राई करते हैं, उसका स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं, उसको हर्बेरियम बोला जाता है। इट इज यूज्ड टू डॉक्यूमेंट ऑल द प्लांट डाइवर्सिटी।
ठीक है। सो इस तरह से जो हमारा इंडियन वर्चुअल हर्बारियम है वो 1 लाख प्लांट्स के स्पेसिमेन से वो बनाया गया है। इंडियन वर्चुअल हर्बारियम ओके इज द बिगेस्ट डेटाबेस ऑफ फ्लोरा इन द कंट्री। आप प्लीज इसको नोट करते हुए जाना। इंडियन वर्चुअल हर्बारियम ये इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि इसको हमारे जो प्रधानमंत्री जी इसको मेंशन किए हैं मन की बात में, या कुछ भी इसको मेंशन किए हैं उसको। ठीक है। सो इसको आप एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बायोलॉजी के चैप्टर के साथ, आप बॉटनी के चैप्टर के साथ जोड़ सकते हैं इंडियन वर्चुअल हर्बारियम को। ठीक है। ये स्पेशली एक ड्राइड प्लांट का कलेक्शन होता है। ओके देन नेक्स्ट न्यूज इज राजस्थान नदीज इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राई समर। ये आर्टिकल मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको कुछ टास्क इस आर्टिकल से मैं आपको देता हूं। आप प्लीज इसको फिल करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दीजिएगा। ठीक है। सो राजस्थान के कौन से नदीज है, रिवर्स ऑफ राजस्थान, माउंटेन्स ऑफ राजस्थान, नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। अगर आप नेशनल पार्क नहीं पढ़े हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या टाइगर रिजर्व्स वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज आप इस दोनों को आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है। सो और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि व्हाई द टेम्परेचर ऑफ राजस्थान इज मोर कंपेयर टू द अदर स्टेट। क्यों इस यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्यों यहाँ पे एरिड कंडीशंस होते हैं, क्यों यहाँ पे जो हमारा डिजर्ट है थर्ड डिजर्ट यहाँ पे क्यों क्रिएट हुआ है, उसको प्लीज आप डिस्क्राइब कर देना। ठीक है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है, कैसे इंडियन मॉनसून से रिलेटेड है, प्लीज आप इसको अपना एक नोट्स बनाते हुए चले जाना राजस्थान के पर्सपेक्टिव से। ओके सो द नेक्स्ट article comes that study of rock agma gives insights information on urbanization and conservation. सो रॉक एग्मा क्या है? रॉक एग्मा उसका जो साइंटिफिक नेम है सामोफाइलस डोर्सालिस। सामोफाइलस डोर्सालिस इसका प्लीज नोट इट डाउन। सामोफाइलस डोर्सालिस, हियर पी इज साइलेंट। सामोफिलस या फाइलस डोर्सालिस इस ये एक टाइप का गोल्डन लिजर्ड है, गार्डन लिजर्ड है। नॉट गोल्डन लिजर्ड, गोल्डन इसका थोड़ा सा नेक का पोर्शन होता है, एक गार्डन लिजर्ड होता है। इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस साउथ इंडिया में दिखा जाता है। इसका बहुत ही इसका जो मेजोरिटी ऑफ रॉक अग्मा मिलता है वो साउथ इंडिया में मिलता है। दिस लिजर्ड इज अ लार्ज एनिमल एंड हैविंग स्ट्राइकिंगली कलर्ड ब्लैक एंड ऑरेंज। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो नेक पर्सन पे और बॉडी पर्सन में ब्लैक एंड ऑरेंज कलर का एक लिजर्ड के टाइप का चीज एनिमल है। ठीक है। सो हैबिटेट लॉस एंड अदर सच फीचर्स may have affected the presence of animal in urban centers. ओके सो इसको क्या बताया जा रहा है कि ये तो हमारा वार्म एरिया में रहना पसंद करता है, पर अर्बन सेंटर्स में कैसे आ गया? सो कुछ ऐसा होगा, हैबिटेट लॉस हुआ होगा, या कुछ ऐसे फीचर्स हुआ होगा, एनवायरमेंट फीचर्स हुआ होगा, सो may which may have affected the presence of these animals, जो कि इस एनिमल का प्रेजेंस अर्बन एरिया में क्रिएट कर दिया होगा। ठीक है। वो हैबिटेट लॉस, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके द स्टडी पब्लिश्ड इन फ्रंटियर इन कंजर्वेशन साइंस फ्रंटियर इन कंजर्वेशन साइंस एग्जामाइंड सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्टडी किया था फ्रंटियर इन कंजर्वेशन साइंस, जो कि अफेक्ट कर सकता है इनका जो लिजर्ड होते हैं उनका प्रेजेंस को। एंड वो रिवील किया था कि ये मेनली पाए जाते हैं रॉकी प्लेसेस में। जो रॉकी प्लेसेस, जो पत्थर जैसा प्लेसेस होता है और जो वार्म प्लेसेस होता है, वार्म स्पॉट्स होते हैं, वहां पे इस टाइप के एनिमल्स जो रॉक एकमा है वो मिलते हैं। सो इनको किसने पब्लिश किया था? फ्रंटियर इन कंजर्वेशन साइंस इनको पब्लिश किया था। ओके coming to the next news, why is Taiwan caught between US and China? So guys,
इस न्यूज़ को इलाबोरेट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस टाइप की न्यूज़ हमेशा आएगा। अभी ये चल रहा है, रिसेंटली चल रहा है। प्लीज इसको स्टेबल होने दे, इसको एक कंक्लूजन में पहुंचने दे। उसके बाद ही इसका जब कंक्लूजन आएगा, तब इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एवरीडे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नॉट नेसेसरी फॉर द एग्जाम। एवरीडे आपको 30 मिनट 40 मिनट देके यूएसए चाइना इंडिया का पर्सपेक्टिव से क्या क्या डिसीजन लिया जा रहा है कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस एक उसका फाइनल आउटकम आने दीजिए, उसके बाद अपना पर्सपेक्टिव से उसको आर्डन करते हुए चले जाना। डेली 30 मिनट सिर्फ यूएस चाइना एंड इंडिया को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लीजिए कि क्या क्या हो रहा है, बस। डेली टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए इस टाइप की न्यूज़ के ऊपर, मैंने भी नहीं किया है इस न्यूज़ में। सो जब ये खत्म हो जाएगा, ये इशू खत्म हो जाएगा, हम इसको ब्रीफली करेंगे। ओके। सो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही आया था। सो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू ऑल। ओके, यू आर द बेस्ट ऑडियंस अमंग ऑल। आप अगर यहाँ तक देख रहे हो मेरे को, ठीक है, अगर यहाँ तक देख रहे हो, अगर मेरे को मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों में से शेयर कर देना, ठीक है। मैं आपको आपके लिए हमेशा एक हिंदू का एनालिसिस लेकर आता हूँ। प्लीज उसको चेक कर लेना, सब न्यूज़ को चेक कर लेना। और जो जो भी आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ था सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज का डे था रविवार, सो आज एडिटोरियल नहीं आया है। सो आप टेंशन मत लेना क्योंकि हम एडिटोरियल मिस कर चुके हैं, क्योंकि हम एडिटोरियल मिस नहीं किए हैं, एडिटोरियल आज नहीं आया है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, सायोनारा।